कसूजी की नक्काशी की दुकान बाहरी नगर की सर्वोच्च श्रेणी की दुकानों में से एक थी, जहां अक्सर आंतरिक नगर से आदेश प्राप्त होते थे क्योंकि वहां विभिन्न प्रकार की लकड़ी की नक्काशी की अत्यधिक मांग रहती थी। चाहे परिदृश्य तराशना हो या बोधिसत्व और बुद्ध की प्रतिमाएं, या यहाँ तक कि उन देवताओं की छवियां जिनके बारे में अथर्वदेव ने पहले कभी नहीं सुना था। एक मजदूर के लिए लकड़ी और तैयार प्रतिमाएं दोनों को ढोने का अर्थ था एक निश्चित टुकड़ा दर भुगतान प्राप्त करना, जो प्रारंभ में बहुत अधिक नहीं था, और यह कमर तोड़ देने वाला कार्य था। यद्यपि यदि कोई एक आधिकारिक नक्काशी आचार्य बन सके तो एक तैयार उत्पाद तराशने से कम 10 चांदी के सिक्के कमाए जा सकते थे। इससे भी अधिक, अथर्वदेव ने सुना था कि आचार्य चेन ने एक बार 1000 भुजाओं वाली गुवानेन की काष्ठ प्रतिमा तराशी थी, जिसे पूरा करने में लगभग 1 मास का समय लगा था, और उससे उन्हें एक स्वर्ण पत्र प्राप्त हुआ था जो 100% के बराबर था। ऐसी शिल्पकारी साधारण लोगों को अत्यंत धनी बना सकती थी। अथर्वदेव लालायित थे। अतीत में उन्होंने इतनी दूर के सपने देखने का साहस नहीं किया होता। लकड़ी तराशने के कौशल को अल्पायु से ही पोषित करने की आवश्यकता होती है, और वे कलात्मकता के साथ साथ प्रतिभा का भी परीक्षण करते हैं। नक्काशी की दुकान में कई प्रशिक्षुओं को उनके परिवारों द्वारा 5 या 6 वर्ष की आयु में चांदी के बदले वहां भेजा गया था। जब अथर्वदेव ने नक्काशी की दुकान में काम करना शुरू किया तब वे 13 वर्ष के हो चुके थे और उचित आयु गंवा चुके थे। एक बार उनके मन में स्वयं सीखकर सफल होने का विचार आया था, परंतु कुछ दिनों के प्रयास के बाद उन्होंने परित्याग कर दिया। वे केवल कुछ दिनों के स्वाध्यायन के साथ उन लोगों को कैसे हरा सकते थे जिन्होंने अपना लगभग पूरा बचपन परिश्रम किया था। इसके अतिरिक्त लकड़ी तराशना देखना एक बात थी, परंतु वास्तव में उसे व्यवहार में लाना बिल्कुल दूसरी बात। मैं प्रयास करने का अवसर ढूंढूंगा। क्या अमर शिल्पकार के दांवफल ने वास्तव में मुझे लकड़ी तराशने की प्रतिभा दी है? अथर्वदेव के हृदय में प्रत्याशा की भावना उत्पन्न हुए बिना न रह सकी। ठंडी हवा गुजरी, जिससे अथर्वदेव को मन की कुछ स्पष्टता प्राप्त करने में सहायता मिली। उन्होंने नक्काशी आचार्य बनने के विचार को कुछ समय के लिए अपने हृदय में दबा दिया और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। तैयार लकड़ी की नक्काशी को ले जाना कच्ची लकड़ी ढोने से भिन्न था, जिसमें नक्काशी को क्षति से बचाने के लिए बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती थी। वे उन्हें कपड़े में लपेटते थे और पटसन की रस्सी से बांधते थे ताकि ले जाने के दौरान रस्सी से रगड़ के कारण होने वाली क्षति से बचा जा सके। अपनी पीठ पर 6 नेत्रों वाली बोधिसत्व प्रतिमा लादकर अथर्वदेव सावधानी से भीतर के कक्ष की ओर चले। आचार्य चेन की कार्यशाला में पहुंचकर अथर्वदेव ने प्रतिमा नीचे रखी, कपड़ा हटाया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि रगड़ का कोई निशान नहीं है, राहत की सांस ली। आचार्य चेन, मैं बोधिसत्व प्रतिमा ले आया हूं। क्या मैं अब आपके लिए फ्लावरिंग कर्व्ड विलो का एक बड़ा टुकड़ा ले आऊं? अथर्वदेव ने अपने कंधों को ढीला करते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा। आचार्य चेन पहले से ही अपने कार्यस्टूल पर बैठे थे और सिल पर अपनी नक्काशी की छुरी तेज कर रहे थे। हाँ, शीघ्रता करो। इस बार मुझे कमल को गले लगाते 9 पुत्र तराशना है, और यह एक उबाऊ प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त आंतरिक नगर को इसकी बहुत जल्दी है। अपनी नक्काशी की छुरी की तीक्ष्णता का निरीक्षण करने के बाद आचार्य चेन ने कहा। अथर्वदेव उस आंगन में लौट आए जहां बर्फ गिर रही थी और वे अपने द्वारा चुनी गई फ्लावरिंग कर्व्ड विलो लकड़ी को हटाने ही वाले थे। परंतु जैसे ही उन्होंने लकड़ी को छुआ, उन्होंने अमर शिल्पकार के दांवफल को थोड़ा स्पंदित होते हुए अनुभव किया, जिससे उन्हें एक अकथनीय संवेदना हुई। फ्लावरिंग कर्व्ड विलो का ये टुकड़ा कमल को गले लगाते 9 पुत्र प्रतिमा के लिए पूरी तरह सही नहीं लग रहा है, अथर्वदेव ने धीरे से बुदबुदाया। अधिकांश समय नक्काशी आचार्य स्वयं लकड़ी चुनते थे, परंतु निश्चित रूप से इसके अपवाद भी थे। कुछ अपनी दक्षता में इतने आश्वस्त थे कि वे कड़ाके की ठंड और बर्फ में स्वयं लकड़ी चुनने का कष्ट नहीं करना चाहते थे। यद्यपि यदि कोई मजदूर अनुपयुक्त लकड़ी चुन लेता, यदि नक्काशी आचार्य सरल स्वभाव के होते तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती, परंतु यदि वे क्रोधी स्वभाव के होते तो वे परिवहन के पैसे काट सकते थे। यदि ऐसा होता तो न केवल लकड़ी को कई बार धोने की आवश्यकता होती, बल्कि वेतन भी काट लिया जाता। भारी हानि। अथर्वदेव ने उस फ्लावरिंग कर्व्ड विलो को छोड़ दिया और लकड़ी के ढेर से दूसरा टुकड़ा चुनना शुरू किया, अपनी हथेली से उन्हें छूते हुए, जब तक कि उन्होंने एक ऐसा टुकड़ा नहीं चुन लिया जो अमर शिल्पकार के दांवफल से प्रभावित होकर बिल्कुल सही लगा। फ्लावरिंग कर्व्ड विलो का वह थोड़ा भारी टुकड़ा लेकर वे आचार्य चेन की कार्यशाला में लौटे। बिल्कुल भी बुरा नहीं, ली। तुम्हारी दृष्टि अच्छी है। तुम्हारे द्वारा चुनी गई ये लकड़ी पुनर्तः उपयुक्त है।
आचार्य चेन सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि लकड़ी का वह टुकड़ा उनके मन में बनी कमल को गले लगाते 9 पुत्र की छवि से लगभग पूरी तरह मेल खाता था। केवल कुछ प्रहारों के साथ वे स्थूल रूपरेखा तैयार कर सकते थे, जिससे विचार करने और संकल्पना बनाने में लगने वाला बहुत सा समय बच जाता। अथर्वदेव मुस्कुराए, परंतु श्रेय लेने के लिए कुछ नहीं कहा। उनकी प्रशंसा करने के बाद आचार्य चेन ने नक्काशी की तैयारी पर कार्य जारी रखा। छोटे ली, इस लकड़ी को ढांचे पर चढ़ाने में मेरी सहायता करो। मैंने सुना है कि तुम्हारी पुत्री का जन्म हुआ है। मैं इस कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान करूंगा, आचार्य चेन ने मुस्कुराते हुए उठकर कहा। उनकी बातों पर अथर्वदेव की आंखें चमक उठीं और वे तुरंत सहमत हो गए। रस्सी खिसकाने के बाद उन्होंने भारी फ्लावरिंग कर्व्ड विलो को धातु के ढांचे पर उठाना शुरू किया। आंतरिक नगर को शीघ्रता है और हाल ही में वे बच्चों की लकड़ी की नक्काशी की बहुत मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह हाल ही में आत्मा शिशु आचार्य के बारे में हुई चर्चा से संबंधित है। आंतरिक नगर के कुलीनों की पसंद वास्तव में वे समय समय पर बदलती रहती हैं। आचार्य चेन ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाए। उन्हें ये 5 दिनों में चाहिए, और मेरी ये पुरानी हड्डियां। ऐसा लगता है कि मैं बिखरने की सीमा तक व्यस्त रहूंगा, परंतु वे अच्छा भुगतान कर रहे हैं। हे ली, अनुमान लगाओ कि ग्राहक इस कार्य के लिए कितना दे रहा है। आचार्य चेन ने अपने हाथ आपस में रगड़े और भारी बर्फ से गीली हुई फ्लावरिंग कर्व्ड विलो के समीप पहुंचते हुए अथर्वदेव के साथ बातचीत शुरू की। अथर्वदेव ने अपने माथे से पसीना पोंछा और सांस छोड़ी। 5 दिनों में वितरण के लिए ये कम से कम 50% तो होना ही चाहिए, है ना? ये सोचते हुए कि कमल को गले लगाते 9 पुत्र प्रतिमा 1000 भुजाओं वाली गुवानेन की तुलना में कम जटिल है, अथर्वदेव ने एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया। 50%? हे, यह उससे भी कम है, एक स्वर्ण पत्र कम। आचार्य चेन हंसे और फिर अपने हाथ से लकड़ी को थपथपाया। उनके हाथ की त्वचा लाल रंग की चमक के साथ दमकने लगी और उनकी हथेली से ऊष्मा भाप बनकर लकड़ी में चली गई, जिससे लकड़ी की नमी बाहर निकल गई। वह ऊष्मा तीव्र थी, जैसे आचार्य चेन के समीप खड़े होने पर उबलती हुई भट्टी के पास खड़े हों। अथर्वदेव ने एक गहरी सांस ली। वे इस बात से भी स्तब्ध थे कि लकड़ी की नक्काशी का मूल्य 150% था और आचार्य चेन के रहस्यमयी कौशल से ईर्ष्या भी कर रहे थे। ये नक्काशी आचार्य केवल कुशल शिल्पकार ही नहीं थे, बल्कि जैसा कि किंवदंतियां कहती हैं, वे योद्धा भी थे। जो नक्काशी आचार्य बनते थे, वे सभी आंतरिक शक्ति वाले प्राणी थे, जो लकड़ी को सुखाने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम थे, जिससे काफी समय बच जाता था। इसके अतिरिक्त लकड़ी की नक्काशी में प्रवाहित आंतरिक शक्ति उन्हें एक निश्चित गहनता प्रदान करती थी। यही वह गहनता थी जिसने आंतरिक नगर के कुलीनों को नक्काशी आचार्यों की कृतियों के लिए स्वेच्छा से अपना धन खर्च करने पर विवश किया था। आचार्य चेन ने अथर्वदेव की स्तब्ध और ईर्ष्यालु दृष्टि को पकड़ लिया और एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ पूछा, सीखना चाहते हो? यदि तुम सीखना चाहते हो तो इसकी कीमत चुकानी होगी। यद्यपि तुम कोई उच्च आंतरिक शक्ति तकनीक नहीं सीख पाओगे, परंतु बाहरी नगर में कसुजी द्वारा छोड़ी गई साधारण आंतरिक शक्ति तकनीकें सभी सीखने योग्य हैं। कठोर साधना के कुछ और दशक और तुम संभवतः आंतरिक शक्ति प्रकट करने में सक्षम हो जाओगे। अथर्वदेव के मन में हलचल हुई। आचार्य चेन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि एक आंतरिक शक्ति तकनीक का मूल्य कितना है? तुम धन से कोई उच्च आंतरिक शक्ति तकनीक नहीं खरीद सकते। तुम्हें सीखने के लिए आंतरिक नगर में कसुजी के पास जाना होगा और साधारण लोग इसे नहीं सीख सकते। बाहरी नगर की एक साधारण आंतरिक शक्ति तकनीक के लिए यदि तुम भुगतान करते हो तो तुम सीख सकते हो। सबसे सस्ती भी 30% की है। क्या तुम वास्तव में इस पर विचार कर रहे हो? आचार्य चेन ने कहा, जब वे लकड़ी सुखाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर रहे थे और अथर्वदेव की ओर आधा उपहास करते हुए देख रहे थे। तुम्हारे यहाँ अभी शिशु हुआ है, बेहतर होगा कि तुम अपने पैसे बचाओ। भले ही तुम तकनीक खरीद लो, उसे सीखना एक दूसरी बात है और उसमें महारत हासिल करना एक और। आचार्य चेन ने अपना सिर हिलाया और दयालुता से परामर्श दिया, ये देखते हुए कि अथर्वदेव गंभीर रूप से रुचि रखते हुए प्रतीत हो रहे थे। आचार्य चेन की भौहें तन गईं। तुम काफी सूक्ष्मदर्शी हो, युवक। दुख की बात है कि तुमने कम उम्र में लकड़ी तराशना सीखने का प्रयास नहीं किया। यदि तुम आंतरिक शक्ति तकनीक खरीदना चाहते हो तो मेरे पास आना। मेरे पास 20% में एक है जिसे तुम सीख सकते हो। अथर्वदेव ने ये सुना परंतु तुरंत सहमत नहीं हुए, केवल मुस्कुराहट के साथ कहा कि वे इस पर विचार करेंगे। फिर उन्होंने आचार्य चेन की कार्यशाला छोड़ दी।
इसके बाद के समय में अथर्वदेव फिर से व्यस्त हो गए, अन्य नक्काशीकारों को लकड़ी और तैयार मूर्तियां ढोने में सहायता करने लगे। उन्होंने दुकान में प्रशिक्षुओं को अपना वेतन कमाने के लिए लकड़ी के छोटे टुकड़े ढोने में भी सहायता की। दुकान दोपहर का भोजन प्रदान करती थी, यद्यपि वह साधारण था परंतु वह गर्म था और आप काम करने की ऊर्जा पाने के लिए पेट भर खा सकते थे। शाम को आज के 35 दाजिंग ढलवा तांबे के सिक्के प्राप्त करने के बाद अथर्वदेव थककर चूर होकर कार्य से निकले। सिर पर शंक्वाकार टोपी पहनकर उन्होंने हवा और बर्फ का सामना किया और घर जाते समय कुछ कोयला खरीदा। जब तक वे एक दूसरे को काटती गलियों में पहुंचे, रात पूरी तरह से ढल चुकी थी। यद्यपि उनके मिट्टी के घर से तेल के दीपक के मंद पीले प्रकाश ने अथर्वदेव के बर्फ पर चलते कदमों को थोड़ा और तेज कर दिया। प्रिय, मैं वापस आ गया हूं। उन्होंने शीघ्रता से द्वार खोला और उतनी ही तेजी से अपने पीछे बंद कर लिया ताकि सफेद बर्फ को साथ ले जाने वाली बर्फीली हवा भीतर न आए और गर्माहट को न उड़ा ले जाए। अंगीठी में कुछ कोयला डालने के बाद अथर्वदेव दबे पांव बिस्तर के पास गए जहां कसी कसी बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें गोल और जागती हुई थीं। अथर्वदेव को देखकर कसी कसी प्रसन्नता से खिलखिलाने लगी। अथर्वदेव का हृदय लगभग पिघल गया जब उन्होंने उसे गोद में लिया और धीरे धीरे झुलाया। झांगिया ने कोमल दृष्टि से इस दृश्य को देखा और अथर्वदेव के लिए बर्तन से रात्रि का भोजन निकाला। भाप निकलते नूडल्स से एक ऐसी सुगंध आ रही थी जिसने हवा को भर दिया। निर्धन परिवारों के लिए प्रसूति अवकाश की विलासिता कहाँ। खेतों में काम न करना, केवल रात का भोजन तैयार करना, झांगिया के लिए यही प्रसूति अवकाश था। पति पत्नी के रात्रि भोजन के बाद अथर्वदेव ने झांगिया से विश्राम करने के लिए कहा और उन्होंने स्वयं बर्तन धोए। फिर उन्होंने लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा और एक नक्काशी की छुरी ली और घर वापस आ गए। अपनी गोद में कसी कसी को लिए हुए झांगिया ने उसे धीरे से थपथपाया और शांत किया, जबकि वे कौतूहल से अथर्वदेव को देख रही थीं। स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? तेल के दीपक के मंद प्रकाश में अथर्वदेव ने अपनी 10 उंगलियों को मोड़ा जिससे चटकने की आवाज आए और मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, मैंने हाल ही में नक्काशी की दुकान में 1-2 बातें सीखी हैं। प्रिय, देखो। ये सुनकर झांगिया अपनी हंसी नहीं रोक सकी। स्वामी, इन वर्षों में आपने काफी कुछ सीखा है, परंतु कुछ दिनों के बाद आप हमेशा गंभीरता से कहते हैं कि उन्हें एक तरफ रख देना भी काफी अच्छा है। अथर्वदेव के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। प्रिय, अपने स्वामी का उपहास मत करो। क्या तुमने 30 वर्ष पूर्व में 30 वर्ष पश्चिम में वाली किंवदंती सुनी है? तुम्हारा स्वामी अब भिन्न है, मैं एक पिता हूँ। झांगिया ने अपने होंठ सिकुड़े और उनकी आंखों में हंसी नाचने लगी। क्या पिता होने का संबंध आपके लकड़ी तराशने के सीखने से आवश्यक रूप से जुड़ा है? अथर्वदेव केवल मुस्कुराए और एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद की और 6 नेत्रों वाले बोधिसत्व प्रतिमा की नक्काशी तकनीक और कौशल उनके मन में इस तरह भर गए जैसे गीले कपास को निचोड़ा जा रहा हो और पानी की तरह छलक रहे हों। पुनः आंखें खोलने पर उनकी दृष्टि के भीतर एक चमक सी कौन थी। शांत और संयमित होकर उनकी उंगलियों ने नक्काशी की छुरी को मांसल शक्ति के साथ पकड़ लिया और उन्होंने लकड़ी पर पहला प्रहार किया। कसूर जी की नक्काशी की दुकान बाहरी नगर की सर्वोच्च श्रेणी की दुकानों में से एक थी, जहां अक्सर आंतरिक नगर से आदेश प्राप्त होते थे क्योंकि वहां विभिन्न प्रकार की लकड़ी की नक्काशी की अत्यधिक मांग रहती थी। चाहे परिदृश्य तराशना हो या बोधिसत्व और बुद्ध की प्रतिमाएं, या यहाँ तक कि उन देवताओं की छवियां जिनके बारे में अथर्वदेव ने पहले कभी नहीं सुना था। एक मजदूर के लिए लकड़ी और तैयार प्रतिमाएं दोनों को ढोने का अर्थ था एक निश्चित टुकड़ा दर भुगतान प्राप्त करना, जो प्रारंभ में बहुत अधिक नहीं था और यह कमर तोड़ देने वाला कार्य था। यद्यपि यदि कोई एक आधिकारिक नक्काशी आचार्य बन सके तो एक तैयार उत्पाद तराशने से कम 10 चांदी के सिक्के कमाए जा सकते थे। इससे भी अधिक, अथर्वदेव ने सुना था कि आचार्य चेन ने एक बार 1000 भुजाओं वाली गुवानेन की काष्ठ प्रतिमा तराशी थी जिसे पूरा करने में लगभग 1 मास का समय लगा था और उससे उन्हें एक स्वर्ण पत्र प्राप्त हुआ था जो 100% के बराबर था। ऐसी शिल्पकारी साधारण लोगों को अत्यंत धनी बना सकती थी। अथर्वदेव लालायित थे। अतीत में उन्होंने इतनी दूर के सपने देखने का साहस नहीं किया होता। लकड़ी तराशने के कौशल को अल्पायु से ही पोषित करने की आवश्यकता होती है और वे कलात्मकता के साथ साथ प्रतिभा का भी परीक्षण करते हैं। नक्काशी की दुकान में कई प्रशिक्षुओं को उनके परिवारों द्वारा 5 या 6 वर्ष की आयु में चांदी के बदले वहां भेजा गया था। जब अथर्वदेव ने नक्काशी की दुकान में काम करना शुरू किया तब वे 13 वर्ष के हो चुके थे और उचित आयु गंवा चुके थे। एक बार उनके मन में स्वयं सीखकर सफल होने का विचार आया था, परंतु कुछ दिनों के प्रयास के बाद उन्होंने परित्याग कर दिया।
वे केवल कुछ दिनों के स्वाध्ययन के साथ उन लोगों को कैसे हरा सकते थे जिन्होंने अपना लगभग पूरा बचपन परिश्रम किया था। इसके अतिरिक्त लकड़ी तराशना देखना एक बात थी, परंतु वास्तव में उसे व्यवहार में लाना बिल्कुल दूसरी बात। मैं प्रयास करने का अवसर ढूंढूंगा। क्या अमर शिल्पकार के दावफल ने वास्तव में मुझे लकड़ी तराशने की प्रतिभा दी है? अथर्वदेव के हृदय में प्रत्याशा की भावना उत्पन्न हुए बिना न रह सकी। ठंडी हवा गुजरी जिससे अथर्वदेव को मन की कुछ स्पष्टता प्राप्त करने में सहायता मिली। उन्होंने नक्काशी आचार्य बनने के विचार को कुछ समय के लिए अपने हृदय में दबा दिया और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। तैयार लकड़ी की नक्काशी को ले जाना कच्ची लकड़ी ढोने से भिन्न था, जिसमें नक्काशी को क्षति से बचाने के लिए बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती थी। वे उन्हें कपड़े में लपेटते थे और पटसन की रस्सी से बांधते थे ताकि ले जाने के दौरान रस्सी से रगड़ के कारण होने वाली क्षति से बचा जा सके। अपनी पीठ पर 6 नेत्रों वाली बोधिसत्व प्रतिमा लादकर अथर्वदेव सावधानी से भीतर के कक्ष की ओर चले। आचार्य चेन की कार्यशाला में पहुंचकर अथर्वदेव ने प्रतिमा नीचे रखी, कपड़ा हटाया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि रगड़ का कोई निशान नहीं है, राहत की सांस ली। आचार्य चेन, मैं बोधिसत्व प्रतिमा ले आया हूं। क्या मैं अब आपके लिए फ्लावरिंग कर्व्ड विलो का एक बड़ा टुकड़ा ले आऊं? अथर्वदेव ने अपने कंधों को ढीला करते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा। आचार्य चेन पहले से ही अपने कार्यस्टूल पर बैठे थे और सिल पर अपनी नक्काशी की छुरी तेज कर रहे थे। हाँ, शीघ्रता करो। इस बार मुझे कमल को गले लगाते 9 पुत्र तराशना है और यह एक उबाऊ प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त आंतरिक नगर को इसकी बहुत जल्दी है। अपनी नक्काशी की छुरी की तीक्ष्णता का निरीक्षण करने के बाद आचार्य चेन ने कहा। अथर्वदेव उस आंगन में लौट आए जहां बर्फ गिर रही थी और वे अपने द्वारा चुनी गई फ्लावरिंग कर्व्ड विलो लकड़ी को हटाने ही वाले थे। परंतु जैसे ही उन्होंने लकड़ी को छुआ, उन्होंने अमर शिल्पकार के दावफल को थोड़ा स्पंदित होते हुए अनुभव किया, जिससे उन्हें एक अकथनीय संवेदना हुई। फ्लावरिंग कर्व्ड विलो का ये टुकड़ा कमल को गले लगाते 9 पुत्र प्रतिमा के लिए पूरी तरह सही नहीं लग रहा है, अथर्वदेव ने धीरे से बुदबुदाया। अधिकांश समय नक्काशी आचार्य स्वयं लकड़ी चुनते थे, परंतु निश्चित रूप से इसके अपवाद भी थे। कुछ अपनी दक्षता में इतने आश्वस्त थे कि वे कड़ाके की ठंड और बर्फ में स्वयं लकड़ी चुनने का कष्ट नहीं करना चाहते थे। यद्यपि यदि कोई मजदूर अनुपयुक्त लकड़ी चुन लेता, यदि नक्काशी आचार्य सरल स्वभाव के होते तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती, परंतु यदि वे क्रोधी स्वभाव के होते तो वे परिवहन के पैसे काट सकते थे। यदि ऐसा होता तो न केवल लकड़ी को कई बार धोने की आवश्यकता होती, बल्कि वेतन भी काट लिया जाता। भारी हानि। अथर्वदेव ने उस फ्लावरिंग कर्व्ड विलो को छोड़ दिया और लकड़ी के ढेर से दूसरा टुकड़ा चुनना शुरू किया, अपनी हथेली से उन्हें छूते हुए, जब तक कि उन्होंने एक ऐसा टुकड़ा नहीं चुन लिया जो अमर शिल्पकार के दावफल से प्रभावित होकर बिल्कुल सही लगा। फ्लावरिंग कर्व्ड विलो का वह थोड़ा भारी टुकड़ा लेकर वे आचार्य चेन की कार्यशाला में लौटे। बिल्कुल भी बुरा नहीं, ली। तुम्हारी दृष्टि अच्छी है। तुम्हारे द्वारा चुनी गई ये लकड़ी पुनर्तः उपयुक्त है। आचार्य चेन सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि लकड़ी का वह टुकड़ा उनके मन में बनी कमल को गले लगाते 9 पुत्र की छवि से लगभग पूरी तरह मेल खाता था। केवल कुछ प्रहारों के साथ वे स्थूल रूपरेखा तैयार कर सकते थे, जिससे विचार करने और संकल्पना बनाने में लगने वाला बहुत सा समय बच जाता। अथर्वदेव मुस्कुराए, परंतु श्रेय लेने के लिए कुछ नहीं कहा। उनकी प्रशंसा करने के बाद आचार्य चेन ने नक्काशी की तैयारी पर कार्य जारी रखा। छोटे ली, इस लकड़ी को ढांचे पर चढ़ाने में मेरी सहायता करो। मैंने सुना है कि तुम्हारी पुत्री का जन्म हुआ है। मैं इस कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान करूंगा, आचार्य चेन ने मुस्कुराते हुए उठकर कहा। उनकी बातों पर अथर्वदेव की आंखें चमक उठीं और वे तुरंत सहमत हो गए। रस्सी खिसकाने के बाद उन्होंने भारी फ्लावरिंग कर्व्ड विलो को धातु के ढांचे पर उठाना शुरू किया। आंतरिक नगर को शीघ्रता है और हाल ही में वे बच्चों की लकड़ी की नक्काशी की बहुत मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह हाल ही में आत्मा शिशु आचार्य के बारे में हुई चर्चा से संबंधित है। आंतरिक नगर के कुलीनों की पसंद वास्तव में वे समय समय पर बदलती रहती हैं। आचार्य चेन ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाए। उन्हें ये 5 दिनों में चाहिए और मेरी ये पुरानी हड्डियां। ऐसा लगता है कि मैं बिखरने की सीमा तक व्यस्त रहूंगा, परंतु वे अच्छा भुगतान कर रहे हैं। हे ली, अनुमान लगाओ कि ग्राहक इस कार्य के लिए कितना दे रहा है। आचार्य चेन ने अपने हाथ आपस में रगड़े और भारी बर्फ से गीली हुई फ्लावरिंग कर्व्ड विलो के समीप पहुंचते हुए अथर्वदेव के साथ बातचीत शुरू की। अथर्वदेव ने अपने माथे से पसीना पोंछा और सांस छोड़ी। 5 दिनों में वितरण के लिए
ये कम से कम 50% तो होना ही चाहिए, है ना? ये सोचते हुए कि कमल को गले लगाते 9 पुत्र प्रतिमा 1000 भुजाओं वाली गुवानेन की तुलना में कम जटिल है, अथर्वदेव ने एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया। 50%, हे, यह उससे भी कम है, एक स्वर्ण पत्र कम। आचार्य चेन हंसे और फिर अपने हाथ से लकड़ी को थपथपाया। उनके हाथ की त्वचा लाल रंग की चमक के साथ दमकने लगी और उनकी हथेली से ऊष्मा भाप बनकर लकड़ी में चली गई, जिससे लकड़ी की नमी बाहर निकल गई। वह ऊष्मा तीव्र थी, जैसे आचार्य चेन के समीप खड़े होने पर उबलती हुई भट्टी के पास खड़े हों। अथर्वदेव ने एक गहरी सांस ली। वे इस बात से भी स्तब्ध थे कि लकड़ी की नक्काशी का मूल्य 150% था और आचार्य चेन के रहस्यमयी कौशल से ईर्ष्या भी कर रहे थे। ये नक्काशी आचार्य केवल कुशल शिल्पकार ही नहीं थे, बल्कि जैसा कि किंवदंतियां कहती हैं, वे योद्धा भी थे। जो नक्काशी आचार्य बनते थे, वे सभी आंतरिक शक्ति वाले प्राणी थे, जो लकड़ी को सुखाने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम थे, जिससे काफी समय बच जाता था। इसके अतिरिक्त लकड़ी की नक्काशी में प्रवाहित आंतरिक शक्ति उन्हें एक निश्चित गहनता प्रदान करती थी। यही वह गहनता थी जिसने आंतरिक नगर के कुलीनों को नक्काशी आचार्यों की कृतियों के लिए स्वेच्छा से अपना धन खर्च करने पर विवश किया था। आचार्य चेन ने अथर्वदेव की स्तब्ध और ईर्ष्यालु दृष्टि को पकड़ लिया और एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ पूछा, सीखना चाहते हो? यदि तुम सीखना चाहते हो तो इसकी कीमत चुकानी होगी। यद्यपि तुम कोई उच्च आंतरिक शक्ति तकनीक नहीं सीख पाओगे, परंतु बाहरी नगर में कसुजी द्वारा छोड़ी गई साधारण आंतरिक शक्ति तकनीकें सभी सीखने योग्य हैं। कठोर साधना के कुछ और दशक और तुम संभवतः आंतरिक शक्ति प्रकट करने में सक्षम हो जाओगे। अथर्वदेव के मन में हलचल हुई। आचार्य चेन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि एक आंतरिक शक्ति तकनीक का मूल्य कितना है? तुम धन से कोई उच्च आंतरिक शक्ति तकनीक नहीं खरीद सकते। तुम्हें सीखने के लिए आंतरिक नगर में कसुजी के पास जाना होगा और साधारण लोग इसे नहीं सीख सकते। बाहरी नगर की एक साधारण आंतरिक शक्ति तकनीक के लिए यदि तुम भुगतान करते हो तो तुम सीख सकते हो। सबसे सस्ती भी 30% की है। क्या तुम वास्तव में इस पर विचार कर रहे हो? आचार्य चेन ने कहा, जब वे लकड़ी सुखाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर रहे थे और अथर्वदेव की ओर आधा उपहास करते हुए देख रहे थे। तुम्हारे यहाँ अभी शिशु हुआ है, बेहतर होगा कि तुम अपने पैसे बचाओ। भले ही तुम तकनीक खरीद लो, उसे सीखना एक दूसरी बात है और उसमें महारत हासिल करना एक और। आचार्य चेन ने अपना सिर हिलाया और दयालुता से परामर्श दिया, ये देखते हुए कि अथर्वदेव गंभीर रूप से रुचि रखते हुए प्रतीत हो रहे थे। आचार्य चेन की भौहें तन गईं। तुम काफी सूक्ष्मदर्शी हो, युवक। दुख की बात है कि तुमने कम उम्र में लकड़ी तराशना सीखने का प्रयास नहीं किया। यदि तुम आंतरिक शक्ति तकनीक खरीदना चाहते हो तो मेरे पास आना। मेरे पास 20% में एक है जिसे तुम सीख सकते हो। अथर्वदेव ने ये सुना परंतु तुरंत सहमत नहीं हुए, केवल मुस्कुराहट के साथ कहा कि वे इस पर विचार करेंगे। फिर उन्होंने आचार्य चेन की कार्यशाला छोड़ दी। इसके बाद के समय में अथर्वदेव फिर से व्यस्त हो गए, अन्य नक्काशीकारों को लकड़ी और तैयार मूर्तियां ढोने में सहायता करने लगे। उन्होंने दुकान में प्रशिक्षुओं को अपना वेतन कमाने के लिए लकड़ी के छोटे टुकड़े ढोने में भी सहायता की। दुकान दोपहर का भोजन प्रदान करती थी। यद्यपि वह साधारण था, परंतु वह गर्म था और आप काम करने की ऊर्जा पाने के लिए पेट भर खा सकते थे। शाम को आज के 35 दाजिंग ढलवा तांबे के सिक्के प्राप्त करने के बाद अथर्वदेव थककर चूर होकर कार्य से निकले। सिर पर शंकुआकार टोपी पहनकर उन्होंने हवा और बर्फ का सामना किया और घर जाते समय कुछ कोयला खरीदा। जब तक वे एक दूसरे को काटती गलियों में पहुंचे, रात पूरी तरह से ढल चुकी थी। यद्यपि उनके मिट्टी के घर से तेल के दीपक के मंद पीले प्रकाश ने अथर्वदेव के बर्फ पर चलते कदमों को थोड़ा और तेज कर दिया। प्रिय, मैं वापस आ गया हूँ। उन्होंने शीघ्रता से द्वार खोला और उतनी ही तेजी से अपने पीछे बंद कर लिया ताकि सफेद बर्फ को साथ ले जाने वाली बर्फीली हवा भीतर न आए और गर्माहट को न उड़ा ले जाए। अंगीठी में कुछ कोयला डालने के बाद अथर्वदेव दबे पांव बिस्तर के पास गए जहां कसी कसी बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें गोल और जागती हुई थीं। अथर्वदेव को देखकर कसी कसी प्रसन्नता से खिलखिलाने लगी। अथर्वदेव का हृदय लगभग पिघल गया जब उन्होंने उसे गोद में लिया और धीरे धीरे झुलाया। झांगिया ने कोमल दृष्टि से इस दृश्य को देखा और अथर्वदेव के लिए बर्तन से रात्रि का भोजन निकाला। भाप निकलते नूडल्स से एक ऐसी सुगंध आ रही थी जिसने हवा को भर दिया। निर्धन परिवारों के लिए प्रसूति अवकाश की विलासिता कहाँ। खेतों में काम न करना, केवल रात का भोजन तैयार करना, झांगिया के लिए यही प्रसूति अवकाश था।
पति पत्नी के रात्रि भोजन के बाद अथर्वदेव ने झांगिया से विश्राम करने के लिए कहा और उन्होंने स्वयं बर्तन धोए। फिर उन्होंने लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा और एक नक्काशी की छुरी ली और घर वापस आ गए। अपनी गोद में कसी कसी को लिए हुए झांगिया ने उसे धीरे से थपथपाया और शांत किया, जबकि वे कौतूहल से अथर्वदेव को देख रही थीं। स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? तेल के दीपक के मंद प्रकाश में अथर्वदेव ने अपनी 10 उंगलियों को मोड़ा, जिससे चटकने की आवाज आए, और मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, मैंने हाल ही में नक्काशी की दुकान में एक दो बातें सीखी हैं। प्रिय, देखो। ये सुनकर झांग या अपनी हंसी नहीं रोक सकी। स्वामी, इन वर्षों में आपने काफी कुछ सीखा है, परंतु कुछ दिनों के बाद आप हमेशा गंभीरता से कहते हैं कि उन्हें एक तरफ रख देना भी काफी अच्छा है। अथर्वदेव के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। प्रिय, अपने स्वामी का उपहास मत करो। क्या तुमने 30 वर्ष पूर्व में 30 वर्ष पश्चिम में वाली किंवदंती सुनी है? तुम्हारा स्वामी अब भिन्न है, मैं एक पिता हूं। झांगिया ने अपने होंठ सिकुड़े और उनकी आंखों में हंसी नाचने लगी। क्या पिता होने का संबंध आपके लकड़ी तराशने के सीखने से आवश्यक रूप से जुड़ा है? अथर्वदेव केवल मुस्कुराए और एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद की और 6 नेत्रों वाले बोधिसत्व प्रतिमा की नक्काशी तकनीक और कौशल उनके मन में इस तरह भर गए जैसे गीले कपास को निचोड़ा जा रहा हो और पानी की तरह छलक रहे हों। पुनः आंखें खोलने पर उनकी दृष्टि के भीतर एक चमक सी कौन थी। शांत और संयमित होकर उनकी उंगलियों ने नक्काशी की छुरी को मांसल शक्ति के साथ पकड़ लिया और उन्होंने लकड़ी पर पहला प्रहार किया। वह लकड़ी नक्काशी की दुकान से लाए गए बेकार टुकड़े थे, बस एक छोटा सा भाग जिस पर किसी ने अधिक ध्यान नहीं दिया था जब वे उसे घर लाए थे। नक्काशी की छुरी वह थी जिसे उन्होंने वर्षों पहले तब तैयार किया था जब वे स्वयं नक्काशी का कार्य सीखने के लिए लालायित थे, जिसे नगर के पश्चिम में लोहार की दुकान पर विशेष रूप से बनवाया गया था। एक पूरे समूह के लिए ये सस्ता नहीं था और अब अंततः यह उपयोगी सिद्ध हो रहा था। अमर शिल्पकार दावफल स्पंदित हुआ और उछला, जिससे उनके भीतर सहायता का एक ईश्वरीय बोध जागृत हुआ। चूंकि यह उनके कौशल का परीक्षण था, इसलिए अथर्वदेव ने रूपरेखा बनाने के लिए स्याही की रेखाओं का उपयोग नहीं किया, बल्कि सीधे नक्काशी शुरू कर दी। दावफल की सहायता से उन्हें 6 नेत्रों वाले बोधिसत्व की प्रतिमा की नक्काशी की ऐसी गहन समझ अनुभव हुई, मानो वह उनके हृदय में अंकित हो। आचार्य चेन की तरह यह ऐसा था मानो उन्होंने 6 नेत्रों वाले बोधिसत्व की सैकड़ों या हजारों मूर्तियां तराशी हों, और अभ्यास व्यक्ति को निपुण बनाता है। लकड़ी तराशने के प्रत्येक पक्ष पर उनका अपना नियंत्रण था, बाहरी से लेकर आंतरिक स्थानिक रूपों तक और प्रत्येक प्रहार के साथ लगाए गए बल तक। यद्यपि चूंकि यह उनका पहला व्यावहारिक अनुभव था, इसलिए अभी भी कुछ कच्चापन था, लेकिन उनकी उंगलियों, नक्काशी की छुरी और लकड़ी के बीच का ये कच्चापन धीरे धीरे समाप्त हो गया जैसे जैसे नक्काशी आगे बढ़ी और उनके कौशल में सुधार हुआ। छुरी का कार्य धीरे धीरे अधिक सुंदर होता गया, यहाँ तक कि उसमें एक अद्वितीय आकर्षण विकसित हो गया जो परिपक्व कौशल का संकेत था। परिपक्व नक्काशी कौशल के लिए अनुभव के निरंतर संचय की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसा लगा मानो अमर शिल्पकार दावफल के माध्यम से अथर्वदेव 6 नेत्रों वाले बोधिसत्व को छूने में सक्षम थे और एक स्पंज की तरह धीरे धीरे आचार्य चेन के वर्षों के नक्काशी के अनुभव को सोख रहे थे। लकड़ी के विरुद्ध तीक्ष्ण छुरी के घर्षण की ध्वनि सरसराहट और हलचल पैदा कर रही थी। तेल का दीपक चटक रहा था और उससे आवाजें आ रही थीं, जबकि छिलके और बुरादा वर्षा की तरह गिर रहे थे, और अथर्वदेव की हथेली में हथेली के आकार की तीक्ष्ण कोनों वाली 6 नेत्रों वाले बोधिसत्व की प्रतिमा आकार लेने लगी। यद्यपि वह पॉलिश नहीं की गई थी और उसके किनारे तथा रेखाएं बहुत खुरदरी थीं, फिर भी दिव्य शिल्प कौशल के साथ रूप उभर आया था। पास ही झांगिया ने कसी कसी को सुलाने के बाद अथर्वदेव को देखा, जिन्होंने थोड़े ही समय में प्रतिमा की एक स्थूल रूपरेखा तराश ली थी, और उनका हृदय तुरंत आश्चर्य से भर गया। अथर्वदेव को तन्मयता से अपनी नक्काशी में लीन देखकर झांगिया ने बीच में टोकने का साहस नहीं किया और चुपचाप अपनी जिज्ञासा को दबाए रखा। सोने का विचार त्याग कर वह बिस्तर के पास बैठ गई और तेल के दीपक के मंद प्रकाश में अथर्वदेव को एकाग्र होकर नक्काशी करते हुए देखने लगी। जितना अधिक वह देखती, उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती, उसके होंठ सिमट जाते और एक मुस्कान हर्ष के साथ खिल उठती। उसने सोचा था कि उसके स्वामी ने शायद बहुत पहले लकड़ी की नक्काशी का विचार त्याग दिया होगा, परंतु अप्रत्याशित रूप से उसके स्वामी ने कभी हार नहीं मानी थी और वे लगन से सीख रहे थे, और अब उन्होंने गुप्त रूप से उसके लिए एक उपहार तैयार किया था। बस पता नहीं कि मेरे स्वामी नक्काशी की दुकान में नक्काशीकार बन पाएंगे या कम से कम एक प्रशिक्षु ही।
तब उन्हें प्रतिदिन इतनी कठिन मेहनत के साथ भारी लकड़ी और मूर्तियां ढोने की आवश्यकता नहीं होगी, उसने सोचा। झांगिया की इच्छा विनम्र और सरल थी, उसे केवल यही आशा थी कि उसके स्वामी परिवार के भरण पोषण के लिए अधिक सुगमता से धन अर्जित कर सकें। अपनी नक्काशी में पूरी तरह डूबे हुए अथर्वदेव शीघ्र ही चेतना में वापस आए, क्योंकि 6 नेत्रों वाली बोधिसत्व प्रतिमा पूरी हो चुकी थी और अब और प्रहारों की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि वह पॉलिश नहीं की गई थी और इसलिए एक तैयार उत्पाद नहीं थी, परंतु अपने हृदय के भीतर अथर्वदेव महान हर्ष से भर गए। अचानक मानो कुछ आभास हुआ हो, उनकी आत्मा उद्वेलित हुई। दावफल अमर शिल्पकार स्तर 1 10%। अरे! अथर्वदेव की आंखें चमक उठी जब उन्होंने अमर शिल्पकार दावफल के प्रत्यय पर ध्यान दिया, जो एक अनुभव बिंदु सूचक की तरह लग रहा था और थोड़ा बढ़ गया था। नक्काशी का एक टुकड़ा तराशकर क्या मैं अनुभव में सुधार कर सकता हूँ? एक प्रवीणता स्तर की तरह, या यह इसलिए है कि मैंने 6 नेत्रों वाले बोधिसत्व की नक्काशी को छुआ, उसकी तकनीक सीखी और नक्काशी करने में सफल रहा, जिससे 10% की वृद्धि हुई। ये दावफल, वास्तव में इसे अभी अभी बने हुए और अपरिपक्व के रूप में समझा जा सकता है। केवल धीरे धीरे इसका पोषण करके ही वे दावफल की वास्तविक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अथर्वदेव ने स्वयं से विचार किया। दुर्भाग्यवश वे और अधिक लकड़ी वापस नहीं लाए थे, इसलिए वे तुरंत इसका परीक्षण नहीं कर सके। उन्हें भीतर की जिज्ञासा को शांत करना पड़ा और वे अंगड़ाई लेते हुए खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी झांगिया बिस्तर के सिरहाने से लगकर ऊँघ रही थी। अथर्वदेव जानते थे कि उनकी पत्नी उनके सोने की प्रतीक्षा कर रही थी और उनके हृदय में एक गर्माहट का अनुभव हुआ। इस ठंडे मौसम में उन्होंने शीघ्रता से तेल का दीपक बुझा दिया और अपनी चौंकी हुई पत्नी को साथ लेकर गर्म बिस्तरों में समा गए। बाहर बर्फ भारी मात्रा में गिर रही थी। छत पर जमा मोटी परत पर गिरते हुए वह एक कोमल ध्वनि कर रही थी, जो एक बहुत ही गहरी नींद के लिए सहायक थी। ... अगले दिन अथर्वदेव हमेशा की तरह कसुजी की नक्काशी की दुकान पर काम करने गए। आचार्य चेन, क्या मैं अभ्यास करने के लिए यह बेकार टुकड़ा घर ले जा सकता हूँ? विश्राम के दौरान अथर्वदेव आचार्य चेन के पास गए और तराशी गई फ्लावरिंग कर्व्ड विलो के बचे हुए अंशों को देखकर पूछने से खुद को रोक नहीं सके। आचार्य चेन ने, जिनकी दाढ़ी में लकड़ी का बुरादा लगा था, अथर्वदेव की ओर एक दृष्टि डाली। तुम्हारा विचार लकड़ी की नक्काशी सीखने का है। तुम्हारी दृष्टि इसके लिए पारखी है और यह अच्छी सामग्री है। दुख है कि तुम इसके लिए थोड़े वृद्ध हो, परंतु ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारी इसमें रुचि है। तुम मेरी नक्काशी के जितने चाहो उतने बेकार टुकड़े ले जा सकते हो। अथर्वदेव कुछ वर्षों से आचार्य चेन की सहायता कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से आचार्य उनके प्रति अधिक उदार थे। अथर्वदेव ने हर्ष से भरकर शीघ्रता से अपना आभार व्यक्त किया और फिर बेकार सामग्री का चयन करने लगे जिसका वे अभ्यास के लिए उपयोग कर सकें। आचार्य चेन ने उनकी ओर देखा, मौन रहकर मुस्कुराए, अपना सिर हिलाया और कमल को गले लगाते 9 पुत्र को तराशने में पुनः मग्न हो गए। अथर्वदेव ने चुनी हुई बेकार सामग्री एकत्र की, उसे कपड़े में लपेटा और अपने कार्यस्थान पर रख दिया। इसके बाद वे लकड़ी की नक्काशी को व्यवस्थित करने और हटाने के बहाने आंगन की ओर दौड़ पड़े ताकि उन्हें छू सकें। अमर शिल्पकार दावफल थोड़ा स्पंदित हुआ। इस बार जिस टुकड़े को उन्होंने छुआ वह वसंत ब्रह्मांड को भर देता है नामक एक नक्काशी थी, जिसके लिए सजीव पत्तियों को तराशने के लिए अत्यंत जटिल शिल्प कौशल और धैर्य की आवश्यकता थी, जो वसंत के सार को दर्शाती थी। उसे छूने के बाद उनके हृदय में एक जाना पहचाना एहसास उमड़ पड़ा। यह ऐसा था मानो उन्होंने एक महिला नक्काशीकार को नक्काशी की छुरी पकड़े हुए देखा हो, जो अपनी उंगलियों और हथेली से विशाल ब्रह्मांड को तराश रही थी, जबकि वसंत की आत्मा लकड़ी से खिल रही थी। वसंत ब्रह्मांड को भर देता है नक्काशी से संबंधित तकनीकों और कौशल की जानकारी की एक धारा उनके मन में भर गई। अथर्वदेव प्रसन्न थे। जिस तरह 6 नेत्रों वाले बोधिसत्व की प्रतिमा को छूने से हुआ था, उन्होंने लकड़ी की नक्काशी की एक और शैली सीख ली थी। यद्यपि जब उन्होंने अन्य नक्काशी को छुआ तो दावफल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो इस बात का संकेत था कि उनके सीखने की एक दैनिक सीमा थी। आने वाले दिनों में अथर्वदेव ने अमर शिल्पकार दावफल के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। दिव्य स्पर्श वाला अमर शिल्पकार शिल्प कौशल में अद्वितीय। एक प्रतिमा को छूकर वे लकड़ी तराशने की तकनीक सीख सकते थे और तराशी गई प्रत्येक प्रतिमा के लिए उन्हें 10% अनुभव प्राप्त होता। यद्यपि प्रत्येक प्रतिमा केवल एक बार अनुभव प्रदान करती थी। इसका अर्थ ये था कि अथर्वदेव को अमर शिल्प कौशल दावफल को स्तर 2 तक ले जाने के लिए 10 अलग अलग लकड़ी की नक्काशी सीखनी और तराशनी होगी।
दाव फल के उपयोग को समझकर अथर्वदेव ने अपने भविष्य के प्रति बहुत सकारात्मक अनुभव किया। डॉट 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 दिन बीतते गए, एक के बाद एक। 1 मास शीघ्र ही बीत गया। कसी कसी का पूर्ण चंद्र 1 मास पूरा होने का उत्सव मनाया गया। उसकी जीवंत आंखें झपक रही थीं और वह अपने कपड़ों में लिपटी हुई अपने छोटे गोल मटोल हाथों को हिला रही थी, कौतूहल से संसार का निरीक्षण कर रही थी। अथर्वदेव ने स्वयं बनाए हुए एक झुनझुने से कसी कसी के साथ खेला, जिससे वह छोटी बच्ची प्रसन्नता से खिलखिला उठी। कसी कसी को मुस्कुराना बहुत प्रिय था। जब वह मुस्कुराती थी तो उसके गालों में गड्ढे पड़ जाते थे, बिल्कुल अपनी माता की तरह। झांगिया पास ही बैठी पुराने कपड़े मरम्मत कर रही थी, पिता और पुत्री के बीच के इस व्यवहार को देख रही थी और उसकी आंखों में कोमलता तथा संतोष था। स्वामी, क्या आपने नक्काशी की दुकान के तीसरे प्रबंधक से नक्काशीकार बनने की इच्छा के बारे में बात की है? झांगिया ने कौतूहल से पूछा। पिछले 1 मास के दौरान प्रत्येक रात अथर्वदेव विभिन्न प्रकार की लकड़ी की नक्काशी तराश रहे थे, जिसने झांगिया को आश्चर्यचकित कर दिया था और उसे इस बात का आभास कराया था कि उसके स्वामी का शिल्प कौशल कितना उत्कृष्ट था। अपनी अंधी श्रद्धा के तहत उसे यहाँ तक लगा कि उसके स्वामी नक्काशी की दुकान के प्रशिक्षुओं से कहीं बेहतर थे और उससे भी बढ़कर आचार्यों से किसी भी तरह कम कुशल नहीं थे। तीसरे प्रबंधक ने कहा कि हमें नियमों का पालन करना होगा। वह चाहते हैं कि मैं उन अन्य छात्रों के साथ नक्काशी मूल्यांकन से गुजरूं जिन्होंने सीखने के लिए भुगतान किया है, और उत्तीर्ण होने के बाद ही मैं दुकान में शामिल हो सकता हूं और नक्काशीकार बन सकता हूं। अथर्वदेव ने कसी कसी के साथ खेलते हुए कहा, जिससे वह झुनझुने को पकड़ने के लिए अपना छोटा हाथ बढ़ा रही थी, और उन्होंने झांगिया के प्रश्न का उत्तर दिया। झांगिया ने सिर हिलाया और अपने होंठ सिकोड़कर दृढ़ता से कहा, मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं, स्वामी। अथर्वदेव मुस्कुराए, आश्वस्त और उत्साही होकर। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की एक चमक थी। एक विचार के साथ दाव फल अमर शिल्पकार स्तर 2 8%। 1 मास तक निरंतर विभिन्न नक्काशी को छूने और रात में नक्काशी करने के लिए अतिरिक्त समय काम करने के बाद उन्होंने अंततः दावफल को स्तर 2 पर पहुंचा दिया था। स्तर 2 पर अमर शिल्प दावफल ने अथर्वदेव की क्षमता को अर्थ संप्रेषित करने के पक्ष से बढ़ा दिया था। उनके द्वारा तराशी गई लकड़ी की मूर्तियां उनके अपने सशक्त सार को आत्मसात कर सकती थीं। इसके अतिरिक्त अथर्वदेव की दक्षता अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली हो गई थी। उनकी उंगलियां अत्यंत फुर्तीली थीं। ये केवल लकड़ी का काम नहीं था, उन्हें विश्वास था कि वे सबसे जटिल यांत्रिक उपकरणों को भी सुगमता से स्थापित कर सकते हैं। कुछ समय तक कसी कसी के साथ खेलने के बाद अथर्वदेव काम पर जाने की तैयारी के लिए बाहर निकले। बर्फ काफी कम हो गई थी, जो एक कठोर शीत ऋतु के अंत का संकेत था। फिर भी हवा अभी भी ठंडी और चुभने वाली थी। जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकले, दूर से एक परिचित आकृति दिखाई दी, जिसने हाथ में हुक्का पकड़ा हुआ था, भौहें सिकुड़ी हुई थीं और एक पुराने विद्वान के चोगे के ऊपर कोट पहना हुआ था। वे जल्दी जल्दी आ रहे थे। चाचा, अथर्वदेव ने पुकारा। उनके चाचा पुत्रों को पुत्रियों पर वरीयता देने के प्रभाव के कारण कसी कसी के एक कन्या होने की बात जानने के बाद 1 मास से उसे देखने नहीं आए थे। यद्यपि चाची एक बार आई थीं और झांगिया के शरीर के पोषण के लिए कुछ अंडे लाई थीं। अथर्व, क्या तुम काम पर जाने वाले हो? ये ठीक ही है, वृद्ध विद्वान चाचा ने कहा। उनकी भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थीं। अथर्वदेव ने सिर हिलाया और फिर वृद्ध विद्वान को बोलने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए देखा। अथर्व, क्या तुमने सुना है? वह दादी ली जिन्होंने श्याओया के प्रसव में सहायता की थी। उन्होंने कई बच्चों की हत्या कर दी है। कहा जा रहा है कि उन्होंने जिन लोगों को मारा वे सभी वही बच्चे थे जिनका प्रसव उन्होंने स्वयं कराया था। दादी ले शिशुओं की हत्या करती हैं, विशेष रूप से उन शिशुओं को निशाना बनाना जिनके प्रसव में उन्होंने सहायता की थी। जब अथर्वदेव ने अपने चाचा के शब्द सुने तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। चाचा, आपने ये कहाँ सुना? अथर्वदेव ने एक गहरी सांस ली। उनका हृदय डूब रहा था और उन्होंने शीघ्रता से पूछा। वृद्ध विद्वान, जिनके मुख में हुक्का था और वे धुंधला धुआं छोड़ रहे थे, उनकी भौहें जुबान अक्षर चिंता की लकीरें की तरह गहरी खींच गईं। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कसी कसी का प्रसव दादी ले ने ही कराया था, है न? इसलिए मैं विशेष रूप से पूछताछ करने के लिए बाहर गया। ये सत्य है, उन मृत बच्चों के परिवार, उन सभी ने बाहरी नगर के सरकारी कार्यालय में हंगामा किया है। सरकार ने वारंट जारी किया है और वे सक्रिय रूप से दादी लेई की खोज कर रहे हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर सरकारी कार्यालय के सूचना पट को देख सकते हो। वारंट वहीं लटका हुआ है।
वृद्ध विद्वान की आवाज भी बहुत अधिक गंभीर थी। यद्यपि उन्हें इस बात का पछतावा था कि कसी कसी बालक नहीं थी, फिर भी वहली परिवार का एक अंकुर थी। ऐसा समाचार सुनकर उनका पहला विचार कसी कसी की सुरक्षा की चिंता करना था। कहा जाता है कि ये दादी लेई आत्मा शिशु आचार्य की पूजा करती थी, आत्मा शिशु संप्रदाय की शिक्षाओं में विश्वास करती थी, और बस इसी तरह हत्या। ये वास्तव में पाप है, वे तो केवल बच्चे हैं। वृद्ध विद्वान की आवाज थोड़ी कांपी और उन्होंने एक लंबी आह भरी, निरंतर अपने हुक्के को खींचते रहे। अथर्वदेव की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई और उनका हृदय चिंता में लटका हुआ था। अथर्वदेव के लिए अब कसी कसी उनकी आंखों का तारा थी, उनकी सबसे प्रिय पुत्री। यदि उसे कुछ भी हुआ तो अथर्वदेव का हृदय टूट जाएगा और वे स्वयं को दोष देंगे। अपनी पुत्री की रक्षा करना एक पिता का कर्तव्य था, वह उत्तरदायित्व जिसे उन्हें अवश्य वहन करना था। धन्यवाद चाचा, मैं और अधिक पता लगाऊंगा और शीघ्र ही तैयारियां करूंगा, अथर्वदेव ने गंभीरता से कहा। वृद्ध विद्वान ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर अपने हाथ आपस में रगड़े। चूंकि मैं यहाँ हूँ तो मैं कसी कसी से मिलता भी चलता हूँ। अथर्वदेव अवाक थे। लज्जित वृद्ध विद्वान को देखते हुए उन्होंने अधिक कुछ नहीं कहा और उन्हें घर के भीतर ले गए। जब वृद्ध विद्वान ने कसी कसी को देखा तो उनका वृद्ध चेहरा मुस्कुराहट से भर गया, मानो कोई पुष्प खिल गया हो। वे मौखिक रूप से इस बात पर अपनी असहमति जताते थे कि कसी कसी बालक नहीं थी, परंतु कसी कसी के प्रति उनका स्नेह वास्तविक था। तुम्हारी भाभी का प्रसव भी शीघ्र होने वाला है और तुम्हारी माता कहती है कि उनका पेट नुकीला है, जिसका अर्थ बालक होना चाहिए। हे, मुझे आशा है कि वह बच्चा भी कसी कसी की तरह ही प्यारा होगा, चाचा ने प्रसन्नता से चमकते हुए कहा। उनके ज्येष्ठ पुत्र का विवाह हो चुका था और उनकी संतान का जन्म भी इसी वर्ष होने वाला था। प्रिय, जब मैं इस समय घर पर न रहूं तो तुम्हें दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद रखनी होंगी, चाहे कोई भी पुकारे उन्हें किसी के लिए भी मत खोलना। वृद्ध विद्वान को विदा करने के बाद अथर्वदेव ने काम पर जाने से पहले विशेष रूप से झांगिया को स्मरण कराया। झांगिया स्तब्ध थी, परंतु उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, बस आज्ञाकारी भाव से संकेत दिया कि वह वैसा ही करेगी जैसा कहा गया है। ... चिंतित होकर अथर्वदेव सरकारी कार्यालय के सूचना पट पर पहुंचे और वास्तव में वहां दादी लेई के लिए लगा हुआ वांछित अपराधी का विज्ञापन देखा। लेई चुनलान 7 बच्चों की हत्या की, जिनमें से सभी का प्रसव उसने 1 वर्ष पूर्व कराया था। 1 वर्ष पूर्व प्रसव कराया? तो क्या इन सभी मारे गए बच्चों के लिए 1 वर्ष की आयु की आवश्यकता पूरी होना आवश्यक है? शंक्वाकार टोपी पहने हुए अथर्वदेव ने सूचना को देखा और गहरे विचार में डूब गए, परंतु उन्होंने अपने स्वयं के निष्कर्षों पर भरोसा करने का साहस नहीं किया। क्या होगा यदि लेई चुनलान ने उन बच्चों पर प्रहार करने का विकल्प चुना जो अभी केवल 1 मास के हुए हों? अथर्वदेव वह जोखिम नहीं उठा सकते थे और वे इसे वहन करने में असमर्थ थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे नक्काशी की दुकान में एक नक्काशी आचार्य अवश्य बनना होगा। यदि मुझे कसू की नक्काशी की दुकान का संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो कम से कम मैं सुरक्षित रहूंगा। अथर्वदेव ने एक गहरी सांस ली, अपनी टोपी नीचे की ओर दबाए और कसू की नक्काशी की दुकान की ओर चल दिए। जैसे ही वे नक्काशी की दुकान पर पहुंचे, उन्होंने सफेद बालों और दाढ़ी वाले परंतु लालिमा युक्त चेहरे वाले आचार्य चेन को देखा, जो एक कुर्सी पर बैठे हुए एक धुन गुनगुना रहे थे और सुराही से पी रहे थे। छोटे ली, तुम आ गए। मैंने सुना है कि तुम नक्काशी मूल्यांकन में भाग लेने वाले हो। हाँ, तुम में साहस है। केवल 1 मास के स्व अध्ययन के बाद परीक्षा देने का साहस कर रहे हो? आचार्य चेन ने अथर्वदेव को देखते हुए हंसते हुए कहा। आचार्य चेन का पूरा नाम चेन दाबाव था, जो अब 68 वर्ष के थे और वे कसू जी की नक्काशी की दुकान में एक वरिष्ठ आचार्य थे। चेन दाबाव आंतरिक नगर में कसू जी में शामिल होने के लिए बहुत पहले ही योग्य हो चुके थे, परंतु वे कभी जाना नहीं चाहते थे। बाहरी नगर की नक्काशी की दुकान में ही रहना पसंद करते थे। ये केवल चेन दाबाव ही नहीं थे, बल्कि दुकान के अन्य नक्काशी आचार्यों को भी ऐसा ही लगता था। इसने अथर्वदेव को उलझन में डाल दिया। वे आंतरिक नगर में क्यों नहीं जाना चाहते थे? उन्होंने सुना था कि आंतरिक नगर में रहने की स्थितियां और अन्य सब कुछ बाहरी नगर की तुलना में कहीं बेहतर था। तुम युवक, अपनी आकर्षण शक्ति के बावजूद आंतरिक नगर संकटों से भी भरा हुआ है। अब संसार अराजकता में है, दुष्ट आत्माएं व्याप्त हैं, रहस्यमयी मंदिर ऊंचा खड़ा है, विभिन्न संप्रदाय उभर रहे हैं और शाही दरबार अस्थिर है। कई नगरों पर दरबार का नियंत्रण बहुत पहले ही कम हो गया है। इस प्रकार प्रत्येक नगर स्थानीय कुलीन परिवारों के नियंत्रण में आ गया है।
इन कुलीनों के बीच नगरों के नियंत्रण और उनके पास मौजूद विशाल हितों को लेकर अनंत संघर्ष और घर्षण होता रहता है। हम जैसी पुरानी हड्डियों के लिए आंतरिक नगर में प्रवेश करना एक भंवर में कदम रखने जैसा है, जिसे हम सहन नहीं कर सकते। यहाँ बाहरी नगर में यद्यपि स्थितियां कुछ खराब हैं, अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करते हुए मैं फिर भी आराम से रह सकता हूँ। आचार्य चेन ने पुरानी पीली शराब की सुराही से आनंद के साथ एक घूंट लिया और बोलते समय अपने होठों को थपथपाया। अथर्वदेव ने सिर हिलाया, आचार्य चेन के विचारों को कुछ हद तक समझते हुए। उस पर्वत पर जहां कोई बाघ नहीं घूमता, बंदर को राजा का ताज पहनाया जाता है। विनम्र बने रहना ही कुंजी है। अचानक अथर्वदेव ने कुछ सोचा और कोमलता से पूछा, आचार्य चेन, क्या आपने आत्मा शिशु आचार्य के बारे में सुना है? आचार्य चेन पीने के दौरान रुके, अपनी भौहें सिकुड़ी और अथर्वदेव की ओर एक दृष्टि डाली। तुम नन्हे बालक, क्या तुम उस चीज की पूजा कर रहे हो? अथर्वदेव ने शीघ्रता से अपना सिर हिलाया और उस समाचार को सुनाया जो उनके चाचा ने उन्हें उस सुबह बताया था। मेरी पुत्री का प्रसव ले चुनलान द्वारा कराया गया था और मैं चिंतित हूं, अथर्वदेव ने व्याकुलता से कहा। यह सुनकर आचार्य चेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ऐसा प्रतीत होता है एक और शिष्य पाखंड में गिर गया है। जब से रहस्यमय मंदिर से उत्पन्न आत्मा शिशु संप्रदाय ने फेई नगर में प्रवेश किया है, बच्चों की मृत्यु की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। उस दाई ने निश्चित रूप से आत्मा शिशु आचार्य की पूजा की होगी, उसका मन वश में कर लिया गया होगा और वह इन बच्चों को, जिनका प्रसव उसने स्वयं कराया था, आत्मा शिशु के लिए बलि के रूप में उपयोग कर रही है। प्रसव कराना यह एक अनुष्ठान की तरह है। एक बार निशाना बन जाने पर इससे पीछा छुड़ाना कठिन होता है। वह दाई तुम्हारी संतान को इतनी सरलता से नहीं छोड़ेगी। आचार्य चेन की पुष्टि के साथ अथर्वदेव की अभिव्यक्ति भयानक और अरुचिकर हो गई। उनकी उंगलियां मुट्ठियों में भिंच गईं, उनकी सांसें भारी हो गईं। यद्यपि तुम्हारे वर्णन के आधार पर वे बच्चे जो मर गए, वे सभी 1 वर्ष पहले जन्मे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुष्ठान के लिए पात्र होने हेतु लगभग 1 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। इस प्रकार इस वर्ष के लिए तुम्हारी संतान सुरक्षित होनी चाहिए, परंतु तुम्हें अभी भी कड़ी निगरानी रखनी होगी ताकि दाई गुप्त रूप से तुम्हारी संतान को न ले जाए और अपनी दुष्ट बलि देने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा न करे। ऐसे कई मामले देखने के बाद आचार्य चेन कुछ तटस्थ स्वर में बोले। वे केवल चेतावनी ही दे सकते थे। रही बात अथर्वदेव की सहायता करने की, तो यह एक तरफ रख दे कि क्या वे वास्तव में सहायता कर सकते थे। यहाँ तक कि केवल उनके संबंध की प्रकृति पर विचार करने पर भी वह इतना गहरा नहीं था। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो अथर्वदेव नक्काशी की दुकान में लकड़ी ढोने वाले एक मजदूर के अलावा और कुछ नहीं थे। अथर्वदेव इस बात से भली भांति परिचित थे और उन्होंने सहायता नहीं मांगी। यदि उन्होंने वास्तव में सहायता मांगी होती और आचार्य चेन ने मना कर दिया होता, तो उनके बीच का पहले से ही क्षीण संबंध पूरी तरह से टूट जाता। आचार्य चेन, यदि मैं नक्काशी की दुकान में एक नक्काशी आचार्य बन गया तो क्या दुकान इसकी देखभाल करेगी? अथर्वदेव ने एक गहरी सांस ली और पूछा। आचार्य चेन ने अपनी शराब का एक घूंट लिया और अथर्वदेव की ओर देखा। यदि तुम एक नक्काशी आचार्य बन गए तो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दुकान नक्काशी आचार्यों के लिए रहने के स्थान प्रदान करती है। तुम अपनी पत्नी और संतान को यहाँ स्थानांतरित कर सकते हो, नक्काशी की दुकान के संरक्षण में। दुकान के परिसर के भीतर यदि वह दाएं आने का साहस करती है तो वह निश्चित रूप से उसी क्षण मार दी जाएगी। हम नक्काशी आचार्यों के पास आंतरिक शक्ति है, भले ही उस दाई के पास आत्मा शिशु आचार्य की दुष्ट तकनीकों का समर्थन हो। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम वास्तव में एक नक्काशी आचार्य बन गए, यहाँ तक कि केवल निम्नतम श्रेणी के एक प्रहार आचार्य भी, तो मैं तुम्हारे पड़ोसी के रूप में गिना जाऊंगा। यदि वह दुष्टदाई कोई कदम उठाने का साहस करती है तो मैं तुम्हारी ओर से उसे थप्पड़ मारकर मार डालूंगा। आचार्य चेन ने अपनी दाढ़ी से शराब के दाग पोंछे, अपने पीले भयंकर दांतों को दिखाते हुए मुस्कुराए, जिससे थोड़ी क्रूरता झलक रही थी। परंतु शीघ्र ही वो क्रूरता लुप्त हो गई। उनकी उंगलियां शराब की उस घिसी हुई सुराही को हल्के से थपथपाने लगी और वे विनोदपूर्ण भाव से अथर्वदेव की ओर देखने लगे। शर्त यह है कि तुम, युवक, वह योग्यता रखते हो जो एक नक्काशी आचार्य बनने के लिए आवश्यक है। ये कठिन है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम केवल 10 दिनों या कुछ महीनों के स्व अध्ययन के साथ जो तुमने अपनी सनक पर किया है, उन प्रशिक्षुओं से आगे निकल सकते हो जिन्होंने चांदी की एक बड़ी राशि खर्च की है और जो बचपन से ही लकड़ी तराशना सीख रहे हैं?